नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, छोटे मन के लोगों से बड़ी उम्मीद करना, सुचिता की उम्मीद करना और सहृदयता की उम्मीद करना बेईमानी है। जी हां, आज हम यही देखते हैं और यह एक जगह नहीं देखते, देश के हर क्षेत्र में यह स्थिति देखते हैं। और जब यह स्थिति देखते हैं तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। उसी पीड़ा पर बात करूं, शुरुआत करता हूं। उड़ीसा में एक दलित परिवार के साथ में, कहें कि दलित महिला के साथ में जिस तरीके से उसे बांध कर, और एक नहीं कई महिलाओं को बांध कर मारा जाता है, जिस तरीके से उन्हें डराया धमकाया जाता है और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, वह अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश में वास्तव में दलितों की स्थिति है क्या। यूं ही नहीं कहा जाता कि कैसे दलितों के साथ में यह मनवादी सोच का नतीजा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के देवास में एक दलित युवक को थाने के अंदर पीट पीट कर मार डाला जाता है। इसके पहले हमने देखा था महाराष्ट्र में एक दलित युवक को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था। ये चंद घटनाएं, राहुल गांधी महाराष्ट्र गए भी थे और हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर हमले हुए और उनकी हत्याएं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित लड़कियों के साथ में रेप हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं और हत्याएं भी हुई हैं और हमले भी हुए। लगातार दलित असुरक्षित हुआ है, आदिवासी भी असुरक्षित हुए हैं। इसका उदाहरण हमने अभी उड़ीसा में देखा। उड़ीसा में जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो चिंताजनक है। दलित परिवार थे, आदिवासी परिवार थे जो ईसाई धर्म कबूल कर लेते हैं, उन पर जिस तरह से हमले होते हैं और सब कुछ होता है, वह अपने आप में शर्मनाक है। और वहां एक आदिवासी युवक को जो ईसाई धर्म कबूल कर चुका था, उसकी पवित्र बाइबल को कथित हिंदूवादी भाजपा के लोग पुलिस संरक्षा में और सब में रहते हुए भी उससे बाइबल को पांव से कुचलवाते हैं और न जाने क्या क्या उससे कहलवाते हैं, पीटते हैं। तो ये घटनाएं आम हो गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। लगातार वो यह कह रहे हैं कि यह अन्याय है, न सिर्फ उन लोगों के प्रति, मानवता के प्रति भी और हमारे देश के संविधान के प्रति भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति भी, क्योंकि बाबा साहब लड़ाई उन दलितों की लड़ रहे थे, उन आदिवासियों की लड़ रहे थे, उन महिलाओं की लड़ रहे थे जिन्हें सताया गया। तालिबानियों ने एक फरमान जारी किया कि अब उनके जो नए घर बनेंगे उनमें खिड़कियां नहीं होंगी, क्योंकि खिड़कियों से महिलाएं बाहर देखती हैं। महिलाएं खिड़कियों से ताक झांक ना करें, बाहर ना देखें। और निर्देश दिया गया जहां अभी खिड़कियां हैं वहां काले पर्दे डाल दिए जाएं और उन्हें कह दिया जाए बाहर ना देखें। कमोवेश यही स्थिति हिंदुस्तान में है और यहां पर कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और इन सबको यूं ही कैद कर दिया जाए, इसका वातावरण बनाया जा रहा है। और इसी के लिए भारत के पहले अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले, सिख समुदाय से आने वाले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, सिख कौम के लिए, पूरे अल्पसंख्यक कौम के लिए वो सम्मान का विषय थे। उनके निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार तक की राजघाट में व्यवस्था नहीं की गई और राजघाट में जब सीधा वहां का प्रसारण करने का जो दूरदर्शन का एकाधिकार था, वहां पर
तब तक प्रसारण नहीं शुरू हुआ जब तक प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंच गए, और प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद में कैमरा सिर्फ उन तक फोकस किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए सीट तक नहीं दी गई, उनके परिवार तक के लिए, मनमोहन सिंह के परिवार तक के लिए वहां पर व्यवस्था नहीं थी। यह हालत थी कि जिस ढंग से उनको, उनकी निजता को छीना गया, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को सबको अंदर नहीं आने दिया गया, समाज में और उनके शव पर माल्यार्पण करने या पुष्प अर्पित करने तक की व्यवस्था नहीं होने दी। इससे आप समझ सकते हैं क्या हालत थी। बहरहाल कुछ लोग बाहर से ही चले गए, कुछ लोग कैसे चले गए, लेकिन कैमरा सिर्फ मोदी और उनके मंत्रिमंडल तक फोकस रहा। वो पूरी यह केयर करता रहा कि कहीं उसमें राहुल गांधी न कवर हो जाए, गांधी परिवार न दिख जाए, और उस आधार पर उन राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि वो तो गए नहीं उसमें, जबकि राहुल गांधी उनके शव के साथ उस ट्रक में बैठ के गए, जो ट्रक उनके शव को लेके जा रहा था, उनके परिवार के लोग थे। अंत में उनका परिवार निजता के साथ में फूल चुगने और उसके अंतिम उसके लिए जाता है, तो उसमें इसीलिए अवॉइड किया गया कि कांग्रेस के लोग इसको अवॉइड करें, उनके परिवार को यह कार्यक्रम कर लेने दे। यह सिख धर्म की परंपराओं के मुताबिक होता है, और उनके परिवार ने उसी परंपरा के मुताबिक किया। तब भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होने लगा। चलिए, आपके पेट में दर्द होता है, कोई बात नहीं, आपके पेट की फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिक्र होनी चाहिए उन लोगों के पेट की जो इस देश की सालों से सेवा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला ले लिया कि इस नए साल पे 19,000 बीएसएनएल के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 19,000 यानी 19,000 परिवार प्रभावित होंगे, उनके पेट पर लात पड़ेगी। तो अब आप समझ सकते हैं, 19,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में बंपर भर्तियां हुई थी बीएसएनएल। पीएसयूज पहले ही बेचे जा रहे हैं और चीजें पहले ही खराब की जा रही, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये वो नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? नौकरियां निकालेंगे, बाकी बेच देंगे, जो बेच देंगे उनसे दूसरे करेंगे। ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने कई सौ करोड़ रुपया देके अमेरिका की एक कंपनी को 2018 में ठेका दिया था कि वो बीएसएनएल का पूरा सर्वे करके बताए कि उसके पास तो जितना एसेट है उतना किसी के पास नहीं, तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस ढंग से बनाए कि वो कंपटीशन कर सके और बेहतर हो सके। पैसा बह गया, तमाम उस कंपनी ने तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम सारे बीजेपी के नेताओं के बच्चों को और सबको ओबलाइज कर दिया, लेकिन बीएसएनएल के पुनरुत्थान कुछ नहीं हुआ, और नतीजतन अब बीएसएनएल बेहाल करके, सब बर्बाद करके उसे भी बेचने की तैयारी है। यह नरेंद्र मोदी सरकार का है। इसलिए साहब, निकालो और निकालो, जल्दी निकालो, कितनी चटनी करो। सरकार का पूरी जीडीपी, पूरा बजट, सब कुछ आज टिका हुआ है कर्ज पर, और जब कर्ज पर टिकी हो सरकार, तो आप सोच सकते हैं करीबन 300 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत सरकार पे होने जा रहा है। मनमोहन सिंह जी के समय में 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 1947 से लेके 2014 तक का सब मिला। और अब नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धता है कि उन्होंने भारत पर इतना बड़ा कर्ज लाद दिया है। राज्यों की भी यही स्थिति है। अखिलेश यादव की सरकार के समय तक 4,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज था उत्तर प्रदेश पे, और अब 8.25 और करीब करीब 8.5 कह सकते हैं, 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने जा रहा है।
सोचिए आप, यह स्थिति, जो हालात हुए हैं उनको लेकर के कोई भी चिंतित हो सकता है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह देश हमारा है और जब देश हमारा हो तो निश्चित रूप से उस पर बात होनी चाहिए। आज देश की स्थिति क्या है? देश की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया के जाल में पूरे देश को फंसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 7 साल के शासनकाल की बात करें तो 7 साल में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इतने बड़े पेपर लीक कभी नहीं हुए। इस समय ताजा मामला बिहार का है। बीपीएससी की परीक्षा थी और बीपीएससी की परीक्षा में एक सेंटर जो पटना में था, राजधानी में था, वहां पर पहले तो पेपर लेट पहुंचा और उसके बाद में फिर गड़बड़ी हुई, धांधली हुई। वहां पर एक टीचर की, परीक्षक की मृत्यु भी हो गई और जो वहां हुआ उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। स्वाभाविक सी बात है, यदि वहां पेपर लीक हुआ तो अगले दिन और दूसरी और 3-4 जगह जहां परीक्षाएं थी तो वो पेपर कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से जब लीक हो गया है तो बहुत सारी जगह जा सकता है, गया होगा। उसी से बाकी जगह परीक्षाएं कराई जा रही। जो पेपर लीक हो गया उससे कराई जा रही, तो स्वाभाविक सी बात है वो कितने सेंटर्स पे गया होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में वहां के सारे अभ्यर्थी यही आवेदन कर रहे हैं कि यह पूरी परीक्षा एक बार में हो। पूरे प्रदेश में आप सेंटर बना दीजिए, एक बार में हो और एक साथ ही रिजल्ट घोषित हो। तो एक साथ पेपर हो, एक साथ रिजल्ट घोषित हो, सारी चीज जैसे पहले होती थी वही चीज करिए। अब क्या जरूरत है कि कहीं सेम पेपर से एक जगह कराएंगे, एक दिन दूसरे में कराएंगे, दूसरे दिन तीसरे में कराएंगे, तीसरे दिन, इस तरह से तो क्या होगा, जहां एक भी जगह गड़बड़ हुई तो वो होगा। उसको लेकर के हजारों स्टूडेंट्स, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, कुछ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ईमानदारी से पेपर करा दीजिए, ईमानदारी से रिजल्ट घोषित कर दीजिए। क्या गुनाह कर रहे हैं साहब? उन पर इस ठंड में ठंडे पानी की बौछार कराई जाती है, फायर ब्रिगेड की उससे तेज धार की मारी जाती है और वाटर कैनन का जैसे हमला होता है लगता है कि वो मर जाए। फिर उस गीले बदन पे लाठियां पड़ती हैं। सोचिए, तो जब यह हाल होता है तब लगता है क्या है? तब कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और सारे सब प्रोटेस्ट करते हैं। तमाम विपक्षी दल उसको लेकर के आ जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस नेता सांसद पप्पू यादव वहां चले जाते हैं और जाकर के उनका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम भी मरेंगे आपके साथ। इतनी सब कुछ हो रहा है लेकिन सरकार को यह फिक्र नहीं है। उसने इतना पैसा वसूला है परीक्षा के नाम पे, लेकिन एक परीक्षा सही नहीं हो सकती। यह उदाहरण, और ये एक नहीं है, इसके पहले आप यूपी में देख ही रहे हैं, लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। इसी तरह से जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, इसी तरीके से राजस्थान में हुआ है, इसी तरीके से गुजरात में हो रहा है, इसी तरीके से और दूसरी जगह हो रहा है, हरियाणा में हुआ है। तो जहां इनके राज्य हैं वहां यह हालत हो रही है। आज सोचिए, तो यह पेट पर भी लात है और योग्यता पर भी लात है। तो जब यह मारा जाता है तब आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। चलिए इसकी बात करें तो बम्पर बेरोजगारी भी दे रहे हैं और बम्पर आपका सब कुछ छीन रहे हैं। इनसे, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, इनसे किसी बड़े की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये छोटा ही करना जानते हैं। तो छोटा करना जानते हैं तो वही, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका की कंपनी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को जो ठेका दिया जाता है, उस ठेके के बाद में उस पैसे का क्या होता है, और बीएसएनएल के 19,000 कर्मचारियों को निकालने पर काम शुरू हो जाता है। जब सवाल किया जाता है तो सवाल के तो जवाब होते नहीं, कहीं कोई चीज रोजगार देने की बात नहीं होती, रोजगार छीनने की बात होती। उस स्थिति में निश्चित रूप से पीड़ा
दायक स्थिति होती है। तब क्या करते हैं, तब इनकी एक सांसद है, महिला सांसद है, वो जिस तरीके से कहती है उससे आपको समझने की जरूरत है। तो वो सांसद है मेधा कुलकर्णी। वो कहती हैं ये तिरंगा जो उनके यहां एक दीवार पे हरा कलर था, तो उसे उन्होंने पुतवा के भगवा करा। अब रंग भी किसी धर्म से जुड़ गए, धर्म किसी रंग का नहीं होता है, तो अब धर्म से जोड़ ले रहे हैं। इसीलिए हमारे यहां तिरंगा है जिसमें 3 रंग है, भगवा नहीं है, केसरिया है, सफेद है, हरा। तो साहब उन्हें इससे तकलीफ है। आज वह पवित्र दिन है जब सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत का झंडा फहराकर जो है एक भारत की स्वाधीनता की एक लड़ाई शुरू की थी। और वह जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी पोर्ट ब्लेयर से, वह आज भी चल रही है। तो यहां क्या होता है, यहां मेधा कुलकर्णी जो भाजपा सांसद है वो इसका अपमान करती है, वो तिरंगे को वही बताती है। इसीलिए आरएसएस ने अपने यहां सालों साल 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया था। ये तो जबरन हुआ, कोर्ट का आदेश हुआ और तब जाके पांडे जी होते थे सेवा दल के, उन्होंने वो झंडा फहराया था, उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ले रहे थे। तो वह स्थिति होती है। बहरहाल यह सत्य है इनका, और यही सत्य रुक जाता तब भी होता। इनकी नफरत इस हद तक है कि इनके लोग जो अखाड़ा परिषद में अब घुस गए हैं, वो अखाड़ा परिषद के लोग कहते हैं हिंदू मक्का नहीं जाते हैं तो मुसलमान कैसे आ सकते हैं महाकुंभ में। इनको रोका जाना चाहिए और धर्म को बचाने के लिए जरूरी है और इसलिए करना चाहिए। जबकि सत्यता यह है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो अब हो गया है, वहां के लोग दुखी हैं। यह 12 साल का जो क्यों मनाया जाता है कुंभ, उसका मैं कारण बता दूं। लोग 12 साल का जो है कल्पवास करते हैं, 12 साल कलप कलप के वो रहते हैं, यानी 3 टाइम स्नान करते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं और संत वेश में रहते हैं कि, और उस तरह से वो 12 साल वहां लगाते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं। उन लोगों के लिए यह कुंभ होता है, उसका महत्व यह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी मोदी की सरकार ने धर्म का धंधाकरण किया है, क्योंकि बड़ा सोच नहीं सकते छोटे मन के लोग, तो इन्होंने धंधाकरण किया है और उसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है, ना कि उसे पवित्रता के उस पे रखा है। और वह धंधा चल रहा है कि आप वोट दौड़ाइए, आप ये करिए, आप वो करिए, मतलब अजब सी स्थिति है। तो जो ओरिजिनल प्रयाग के रहने वाले लोग हैं वो आज दुखी हैं, और वो खुद यह सोचते हैं कि इस पे क्या स्नान करने जाएं, इसको तो अपवित्र सरकार ने ही कर दिया है, इसकी मनसा को कर दिया है। तो धंधा करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, और वो इसी को जोड़ेंगे कि हम रोजगार दे रहे हैं। और इसमें कोई दिल्ली की सरकार, केजरीवाल पीछे नहीं है, केजरीवाल इसमें भी आगे। आपको याद होगा 17-18 महीने पहले केजरीवाल ने 1.5 साल पहले यह दावा किया था, वायदा किया था कि जितने इमाम हैं मस्जिदों के, उन्हें 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 18,000 रुपए। 3-4 बार वो मुख्यमंत्री आवास पर जाके प्रदर्शन कर चुके हैं, मांग पत्र दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, साहब हमें सैलरी तो दो जो आप घोषणा करके आए थे। लेकिन नहीं, आज तक नहीं मिली। लेकिन नई घोषणा केजरीवाल जरूर कर देते हैं कि अब पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना मिलेगी सैलरी। तो पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे, अब कह रहे हैं, पहले इमामों कह के आए थे, इमामों को आज तक दिया नहीं और उनको वो करते हैं।
तो यह एक सत्य है कि किस तरीके से अब जब कांग्रेस उनके इन्हीं मुद्दों को लेकर के आक्रामक है तो उन्हें चिंता हो जाती है और वो भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर उनके लोग हमला करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप याद करिए 2013 में कांग्रेस के समय में निष्पक्ष चुनाव होते थे। उसका नतीजा यह था कि उस चुनाव में जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में आपको जानना होगा उसमें केजरीवाल 28 सीटें जीते थे और उन्हें 29% वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी 31 सीटें जीती थी और उसे 33% वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी 24% से अधिक वोट पाई थी और उसको 8 सीटें मिली थी। भाजपा को बहुत क्षण चाहिए थी, वो कांग्रेस को भी तोड़ सकती थी, वो आपसे भी तोड़ सकती थी, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे, ईडी नहीं थी, सीबीआई नहीं थी, इनकम टैक्स नहीं थे, तो कोई तोड़ नहीं पाए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। नतीजतन जब अगला चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को भी खो बैठी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई या फिर मजबूत हुए अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल मजबूत होते चले गए कांग्रेस के वोट बैंक के बूते। ये सारे वर्ग, चाहे मुस्लिम हो चाहे दूसरे और वर्ग हो, सब उनके साथ चले गए। आज उन्हें यही डर लग रहा है कि कांग्रेस जिस न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जिस मोहब्बत की लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में यदि फिर से कांग्रेस के वोटर कांग्रेस के पास वापस गए तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो कांग्रेस पर हमलावर है और यह स्थिति है। तो यह सोच, और रोजगार देने की बात करें तो उन्होंने भी किसी के नहीं दिया। उन्होंने भी रोजगार छीनने के काम किए, देने का काम नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं यदि अरविंद केजरीवाल के पूरे आंकड़े निकाल लेंगे तो 15 साल में जो शीला दीक्षित ने रोजगार दिए थे उसके 10% भी रोजगार नहीं दिए। और यही हालत बाकी पंजाब में भी। तो यह सत्य है, इसलिए घबराते हैं। और इसलिए जब कांग्रेस चेहरा दिखाती है तो आईना देख के डर जाते हैं, क्योंकि छोटे मन के लोग हैं। जय